हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा। आपको विषयों की समझ आने लगी होगी, पाठ्यक्रम आप समझ चुके होंगे, साथ ही साथ आप अपने साथ जो पिछले सालों में हुए प्रश्न पत्र हैं प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के, वो अपने साथ लेके बैठे होंगे। आप में से बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि सर हम लोग आंसर राइटिंग तो करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि हम आंसर राइटिंग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। आपको वहां पे एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप की जरूरत होती है। स्टडी IQ IAS अपने बैचों द्वारा न केवल आपको प्रारंभिक परीक्षा, न केवल आपको मुख्य परीक्षा, बल्कि साथ ही साथ ये जो मेंटरशिप, जो गाइडेंस की सुविधा आपको चाहिए, वो चीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको मेंटर्स प्रोवाइड करे जाते हैं जो आपके जो आंसर राइटिंग्स हैं उस पर फोकस रहते हैं। साथ ही साथ जब जब आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है वो चीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो स्टडी IQ IAS अपना 4th बैच लॉन्च कर रहा है, जिसकी तारीख कौन सी है, 22 अप्रैल तारीख है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोड यूज करना है MB Live। जैसे कोड MB Live यूज करते हैं तो कोर्स की प्राइस रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए। याद रहे कि आप कोड यूज करें। बहुत सारे लोग कोड यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको इस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करना पड़ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप कोड यूज करें MB Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। हम लोगों ने बात करी थी स्थल आकृतियों के बारे में। जो ज्वालामुखी स्थल आकृतियां बनाता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और स्थल आकृति में बात करते करते हमने देखा था कि 2 प्रकार की स्थल आकृति ज्वालामुखी बनाता है, एक अंतर्वेदी स्थल आकृति और एक बहिर्वेदी, जिसको हमने नाम दिया था इंट्रूसिव और इसको नाम दिया था एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में पढ़ते हुए हमने सबसे पहले देखा था एक्सट्रूसिव बहिर्वेदी स्थल आकृतियां, और इन बहिर्वेदी स्थल आकृतियों में हमने पढ़ा था शंकु, गुंबद, पठार, क्रेटर और काल्डेरा। शंकु हमने देखा था, शंकु के बहुत सारे प्रकार होते हैं। गुंबद का निर्माण कब होता है हमने ये देखा था। पठार और मैदान का निर्माण कब होता है। क्रेटर और काल्डेरा क्या होता है ये भी हमने देखा था। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर हमने देखा था जब ज्वालामुखी बहुत तेजी से विस्फोट जब उसमें होता है तो ऊपर जो हिस्सा है वो धंस जाता है नीचे की ओर, तो धंसने के बाद जो आकृति बनती है उससे क्रेटर का निर्माण होगा और उसी से काल्डेरा का निर्माण होगा। हमने ये भी देखा था कि शंकु कितने प्रकार के होते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंडर शंकु, दूसरा हमने पढ़ा था शील्ड शंकु, तीसरा हमने पढ़ा था मिश्रित शंकु और चौथा हमने पढ़ा था परजीवी शंकु। सिंडर शंकु में हमने देखा था कि जहां पे सिर्फ कौन से पदार्थ निकलेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ सॉलिड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लिक्विड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई द्रवीय पदार्थ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब सॉलिड या ठोस पदार्थ निकलेंगे तो क्या बहुत तेज होगा, तो आप देखोगे विस्फोट जो होगा वो बहुत तेजी से होगा, एक्सप्लोजन जो होगा बहुत तेजी से होगा। क्या इसका कोई उदाहरण हमारे पास है, तो हमने देखा था माउंट जोरुलू और पराकुटीन, इसके 2 एग्जाम्पल हमने देखे थे। दूसरा शंकु जो हमने पढ़ा था वो था शील्ड शंकु, या जिसको हमने नाम दिया था बेसिक शंकु। बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि जब बेसिक लावा होगा तो वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा या पतला होगा। तो हमें पता है जब बेसिक लावा होता है, क्षारीय लावा होता है तो वो पतला होता है, और जब पतला लावा होगा तो उसका जो प्रवाह होगा, उसका जो फ्लो होगा वो काफी दूर तक वो प्रवाह करेगा। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे पास, तो हमें पता है कि मोना लोआ जो ज्वालामुखी है वो किसका उदाहरण है, शील्ड शंकु का उदाहरण है। इसके बाद हमने तीसरा शंकु जो पढ़ा वो था मिश्रित या कंपोजिट कोन, परतदार कोन। बार बार उद्गार हो रहा है, जैसे जैसे उद्गार होता जाएगा एक परत बनती जाएगी, परत के ऊपर परत बनती जाएगी, और इस प्रकार के शंकुओं का निर्माण हो जाएगा। हम लोग जितने भी फेमस ज्वालामुखी के नाम जानते हैं, माउंट फ्यूजियामा, माउंट कोटोपैक्सी, वो सब किस प्रकार के हैं, वो सब मिश्रित या कंपोजिट ज्वालामुखी हैं। इसके बाद हम बात करें परजीवी शंकु की। हमने देखा था जब मेन पाइप ब्लॉक हो गया, मेन पाइप से अब लावा बाहर नहीं आ पा रहा, साइड से कहीं लावा बाहर आ रहा है, तो उसको किस नाम से जाना था हमने, परजीवी शंकु। इसका एग्जाम्पल है माउंट शास्ता, ये हमने बात कर ली थी। इसके बाद हमने देखा था जिस प्रकार मैग्मा क्षारीय हो सकता है, मैग्मा एसिडिक हो सकता है, मैग्मा बेसिक हो सकता है, इसी प्रकार जो हमारा लावा है वो भी एसिडिक हो सकता है, वो भी बेसिक हो सकता है। तो हमने लावा को 2 भागों में बांटा, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। हमने जब अम्लीय लावा देखा तो हमें ये पता होना चाहिए कि अम्लीय लावा कैसा होगा, वो गाढ़ा होगा, और जब गाढ़ा होगा तो उसका प्रवाह दूर तक नहीं होगा, और वो किसका निर्माण करेगा, वो गुंबदों का निर्माण करेगा। जब क्षारीय लावा है तो क्षारीय लावा में आप देखेंगे कि ये कैसा होगा, ये पतला होगा,
और पतला होने के साथ ही साथ इसका प्रवाह दूर तक होगा। जब प्रवाह दूर तक है तो किसका निर्माण करेगा? ये पठारों का निर्माण करेगा और ये मैदानों का निर्माण करेगा। क्या ऐसा कोई पठार है हमारे पास? तो भारत में इससे जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं, वो किसका उदाहरण है? वो इसी प्रकार लावा से बना हुआ है। और किस प्रकार के लावा से बना हुआ है? वो क्षारीय लावा से बना हुआ है। तथा यूएसए का इदाहो का जो मैदान है वो मैदान किससे बना हुआ है? इसी प्रकार के क्षारीय लावा से वो बना हुआ है। इसके बाद हमने बात करी थी कि अंतर्वेदी कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनाता है। तो हमने 4 लिथ देखे थे, आपको याद होगा। पहला हमने देखा था बैथोलिथ, दूसरा हमने देखा था लेकोलिथ, तीसरा हमने देखा था लेपोलिथ, चौथा हमने देखा था फैकोलिथ। इसके अलावा 2 और चीजों की हमने बात करी थी, वो थी सिल और डाइक। जो सबसे बड़ी आग्नेय पिंड होता है यहाँ पे, उसको क्या कहा जाता है? उसको बैथोलिथ कहा जाता है। ये कैसा होगा? आग्नेय पिंड होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके आकार के होते हैं? गुंबद के आकार के होते हैं। सबसे बड़ा पिंड होता है ये। और आपको दिखेगा कब? ये जब अपक्षय हो जाएगा इसके ऊपर वाली चट्टानों का और अपर्दन हो जाएगा। जब अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, तो ये बाहर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। किससे निर्मित होते हैं? ज्यादातर आप देखोगे ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? आयरलैंड का विक्लो जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है? वो बैथोलिथ का एक उदाहरण है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था ये जो आकृति आपको दिख रही है, सबसे बड़ा जो आग्नेय पिंड आपको देखने को मिल रहा है, इसी को आपने क्या नाम दिया था? इसी को आपने नाम दिया था बैथोलिथ। क्या नाम दिया था इसी को आपने? इसी को बोला था आपने, ये क्या है? बैथोलिथ है। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी स्थल आकृति है। ये सबसे बड़ा होने के साथ साथ ही आग्नेय ज्यादातर किसके बने हुए हैं? ग्रेनाइट के बने हुए हैं। और आकृति कैसे मिलेगी आपको? गुंबद जैसी आकृति देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? जब क्या हो जाएगा? अपक्षय और अपर्दन। बिना अपक्षय और अपर्दन के आपको बैथोलिथ या मैं कहूं अंतर्वेदी जो स्थल आकृति है उनको आप नहीं देख पाएंगे। तो ये हमने देखा था सबसे पहले बैथोलिथ। बैथोलिथ के बाद हम चले लेकोलिथ में। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 C आएंगे। क्या आएंगे? 2 C आएंगे। और लेकोलिथ में आप देखोगे आपको किस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी? मशरूम जैसी आकृति देखने को मिलेगी। मशरूम जैसी आकृति का मतलब, मशरूम जैसी आकृति का मतलब ये किसकी जो निचली सतह है वो आपको सपाट देखने को मिलेगी, तथा ऊपर वाली जो सतह है वो आपको कैसी देखने को मिल रही है? गुंबद नुमा देखने को मिल रही है। इसी को आप क्या कहोगे? इसी को आप लेकोलिथ कहोगे। क्या कहोगे? इसी को लेकोलिथ के नाम से आप जानते हो इसको। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो आप ध्यान रहे कि आप कितने C लगाएं इसमें? लेकोलिथ में 2 C आपको यूज करने पड़ेंगे। गुंबद जैसी आकृति होती है। और इसका उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है यूएसए में, उसमें एक स्थित है माउंट होम्स। तो माउंट होम्स किसका उदाहरण है? लेकोलिथ का उदाहरण है। आगे की बात करें तो हमने देखा था लेपोलिथ। लेकोलिथ के बाद हमने देखा था ये लेकोलिथ आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ी आकृति बैथोलिथ है। बैथोलिथ के बिल्कुल पास ये मशरूम जैसी जो आकृति आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? लेकोलिथ है। इसके बाद हमने बात करी थी लेपोलिथ की। लेपोलिथ में हमने जब बात करी तो हमको याद होना चाहिए किस प्रकार की आकृति है? तश्तरी नुमा आकृति है। तश्तरी नुमा आकृति है। और यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेंगे? दक्षिण अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है ये? बुशवेल्ड आग्नेय क्षेत्र है, बुशवेल्ड आग्नेय परिसर है। वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? लेपोलिथ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है तश्तरी नुमा आकृति, ये कैसी है? लेपोलिथ। अगर इस तश्तरी को, अगर इस प्लेट को, इस कटोरी को मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लेकोलिथ का निर्माण कर देगा। इसके बाद हमने बात करी थी चौथे लिथ की, जो फैकोलिथ आपको देखने को मिलेगा। फैकोलिथ में हमको याद क्या रखना है? फैकोलिथ में हमको ये लहरनुमा संरचना याद रखनी है। इस प्रकार की अगर संरचना आपको देखने को मिल रही है तो आप इसको क्या नाम दोगे? फैकोलिथ इसका नाम दोगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है फैकोलिथ। ये है क्या? फैकोलिथ। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ पे? ये आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आल्प्स पर्वत हैं उसके क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? फैकोलिथ देखने को मिल जाएंगे। सिल हमने देखा था, ऐसी चट्टानें जो सोई हुई है उनको आप क्या कहोगे? सिल कहोगे। और ऐसी चट्टानें जो एकदम खड़ी है उनको आप क्या कहोगे?
डाइक कहोगे। अच्छा, सिल से अगर कोई, सिल की मोटाई हमने देखा था 1 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, अगर 1 मीटर से कम इसकी मोटाई है तो इसी को आप क्या कहोगे, इसको आप शीट कहोगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीट किसका उदाहरण है, शीट फैकोलिक का उदाहरण है, बैकोलिक का उदाहरण है, या सिल का उदाहरण है, या डाइक का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए शीट किसका उदाहरण है, शीट एक सिल का उदाहरण है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने बात करी थी डाइक की। डाइक कैसी चट्टानें, डाइक इस प्रकार खड़ी हुई चट्टानें हैं। ये जो आपको दिख रही है डाइक है, और यहीं पे अगर जो लेटी हुई चट्टान है, किस प्रकार की चट्टानें होंगी, आग्नेय चट्टानें होंगी। इनको आप किस नाम से जानोगे, सिल के नाम से जानोगे। आगे की ओर चलते हैं। ये डायग्राम आशा करता हूं आपने अपनी किताबों में देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी द्वारा बनी हुई स्थल आकृतियों का विवरण दीजिए, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये ऐसे सोचेंगे कि सर ये तो 3D डायग्राम है, कैसे बनाया जाए। तो देखो, जब डायग्राम बनाया जाता है तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं है इसी प्रकार का जैसे इसने बना रखा है एज इट इज आपको अपनी कॉपी में बनाना है। आपको बस उसमें सारी चीजें देखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सिल देखने को मिल रही, तो आप जब डायग्राम बनाए तो उसमें सिल होना चाहिए। यहाँ पे आपको डाइक देखने को मिल रहा है तो डाइक आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपको कंपोजिट वॉल्केनो, परतदार आपको क्या देखने को मिल रहा है, शंकु देखने को मिल रहा है, तो वो दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको बैथोलिथ का निर्माण होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे आपको डाइक का निर्माण देखने को मिल रहा है, लेकोलिथ का निर्माण देखने को मिल रहा है, फैकोलिथ दिख रहा है, लुपोलिथ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारी स्थल आकृतियां आप अपने डायग्राम में बनाएं, तभी क्या है अच्छे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लावा का प्लेट्यू, लावा का पठार देखने को मिल रहा है। पठार के बाद यहाँ पे आपको काल्डेरा झील देखने को मिल रही है। उसके अलावा सिंडर शंकु देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की जितनी भी स्थल आकृतियां यहाँ पे आप देख रहे हो, बहिर्वेदी स्थल आकृतियों का निर्माण भी होते हुए दिख रहा है और अंतर्वेदी स्थल आकृतियों का निर्माण होते हुए भी दिख रहा है। तो आपकी कॉपी में या आप जब उत्तर लिखें अपना मेंस में, तो इस प्रकार का अगर आप डायग्राम बनाते हैं कि एक ही डायग्राम में आप सारी चीजें मेंशन आउट करते हैं, तो इससे एग्जामिनर क्या होगा, इंप्रेस होगा। उसको पता है कि आपको ना केवल पूछा गया अंतर्वेदी, लेकिन आप जब ये डायग्राम बनाते हैं तो दोनों चीजें आपको पता है। तो हमको थोड़ा सा स्मार्ट बन के क्या करना है, काम करना है। कल हमने ये शुरू कर दिया था जिसमें हमको पढ़ना है भू आकृति प्रक्रियाएं। भू आकृति विज्ञान की कुछ प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी में किस प्रकार की क्या होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, किन बलों के कारण ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमने देखा था कि 2 प्रकार के बल इस पर कार्य करते हैं। पहला देखा था अंतरजातीय बल और दूसरा देखा था बहिर्जातीय बल। अंतरजातीय बल क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जो बल लग रहा है, इसको हमने क्या बोला था, अंतरजातीय बल। क्या बोला था इसको, अंतरजातीय बल। इसका एक और नाम आपको याद होना चाहिए, क्या नाम था इसका, एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक। जो बाहर से कार्य कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो हैं बहिर्जातीय बल। बहिर्जातीय बल, या मैं इसको कहूं एक्सोजेनेटिक। इन दोनों के कारण पृथ्वी पे आपको बहुत सारी स्थल आकृतियां देखने को मिलती हैं। हमको पता है कि हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो इस प्रकार प्लेन नहीं है। कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको पठार देखने को मिल रहा है, कहीं पे आपको मैदान देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्थल आकृतियों का निर्माण क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे 2 बल जिम्मेदार हैं। कौन कौन से, ये एक अंतरजातीय बल और दूसरा बहिर्जातीय बल। ये बात हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, हमने देखा था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला है, उसकी ऊंचाई किसी समय में हिमालय की जितनी हुआ करती थी, लेकिन उस पर धीमे धीमे किसने कार्य करना शुरू करा, इन बहिर्जातीय बलों ने उस पर कार्य करना शुरू करा और धीमे धीमे उसका अपर्दन हो गया, उसका कटाव हो गया, उसका निक्षेपण हो गया अवसादों का कहीं जाके। तो इस अपर्दन और अपक्षय के कारण क्या हुआ, उसकी जो हाइट थी, जो उसकी ऊंचाई थी, वो कम होके बहुत कम हो चुकी है। इतनी कम हो चुकी है कि हमने हमारा राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है वो आप देखेंगे रायसीना हिल्स पे। रायसीना हिल्स किसका हिस्सा है, रायसीना हिल्स अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। तो ये 2 बल किस पे कार्य करते हैं, अंतरजातीय बल और बहिर्जातीय बल स्थल आकृतियों पे कार्य करते हैं। अंतरजातीय बल कैसे कार्य करते हैं, हमें पता है कि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो जब ऊंचाई बढ़ने का काम हो रहा है तो अंतरजातीय बल कार्य कर रहे होंगे, और जब ऊंचाई कम होने का कार्य हो रहा है तो कौन से बल कार्य कर रहे होंगे, बहिर्जातीय बल कार्य कर रहे होंगे। ये बात हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि अगर
कि कोई स्थल आकृति है, कोई भूमि पे स्थित कोई आकृति है, उसका ऊंचाई अगर बढ़ रही है, वो और बड़ा हो रहा है, तो उस पर कौन से बल कार्य कर रहे होंगे? अंतरजातीय बल कार्य कर रहे होंगे। वहीं पे अगर उसकी ऊंचाई अपक्षय के कारण कम हो रही है, तो कौन से बल कार्य कर रहे होंगे? बहिर्जातीय बल कार्य कर रहे होंगे। और बहुत लॉजिकली अगर अपन सोचें तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्थल आकृति है, इसकी ऊंचाई कब कम होगी? इसकी ऊंचाई तभी कम हो सकती है जब इसका क्या हो, ज्यादा हो, अपक्षय इसका ज्यादा होने लग जाए, इसका अपर्दन ज्यादा होने लग जाए। लगातार अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या होगा? इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, वो क्या होने लग जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो अपक्षय और अपर्दन आप कहाँ देखने को मिल रहा है? कौन से बल कार्य करेंगे तब अपक्षय होगा? तो हमें पता है बहिर्जातीय बल जब कार्य कर रहे होंगे तब क्या होगा? उनका अपक्षय होगा। वहीं पर मैं कहूं कि अगर अपक्षय कम हो रहा है और नीचे से ज्यादा बल लग रहा है, तो क्या हो रहा होगा? उसकी ऊंचाई बढ़ रही होगी। तो कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? अंतरजातीय बल कार्य कर रहा होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर कोई स्थल आकृति है, उसकी हाइट, उसकी क्या हाइट, या मैं कहूं उसकी क्या ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पे अंतरजातीय बल ज्यादा स्ट्रांगली कार्य कर रहे हैं, ज्यादा मजबूती से कार्य कर रहे हैं, किसके मुकाबले? बहिर्जातीय बलों के मुकाबले। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि हमें पता है कि अपक्षय कहां पे होगा? अपक्षय बहिर्जातीय बलों में होगा। और जब अपक्षय होगा तो ऊंचे जो उनकी हाइट है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें पता है कि अगर अपक्षय हो रहा होगा तो ऊंचाई उनकी कम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बहिर्जातीय बल ज्यादा कार्य कर रहे होते और अंतरजातीय बल कम कार्य कर रहे होते, तो ऊंचाई क्या होती? ऊंचाई घटना शुरू हो जाती। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हाइट कब बढ़ सकती है? जब नीचे से कोई ऊपर बल लगा रहा होगा। तो नीचे से बल लगा रहा है मतलब पृथ्वी के अंदर से कोई बल लगा रहा है, तो उसको आप कौन सा बल कहोगे? अंतरजातीय बल कहोगे। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स वो बड़े हैं, वो ज्यादा स्ट्रांगली कार्य कर रहे हैं, किसके मुकाबले? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के मुकाबले। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मैं अगर दूसरा केस लेके चलूं कि ऊंचाई या कहूं हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो बहिर्जातीय बल हैं वो ज्यादा प्रभावशाली हैं, किसके मुकाबले? अंतरजातीय बलों के मुकाबले। जब अंतरजातीय बलों के मुकाबले बहिर्जातीय बल तेजी से काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अपक्षय ज्यादा हो रहा है, ऊंचाई बढ़ कम रही है। ऊंचाई बढ़ कम रही है, इसका मतलब अब क्या हो रही है? ऊंचाई घटना शुरू हो गई, उसकी हाइट कम होना शुरू हो गई है, उसका अपक्षय ज्यादा करना शुरू हो जाएगा। तो जब अपक्षय ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रही है? ऊंचाई कम हो रही है, उसकी हाइट लगातार कम होती जा रही है। इसका उदाहरण हमें पता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका उदाहरण है? उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन से बल ज्यादा प्रभावशाली हैं, क्या बहिर्जातीय बल ज्यादा प्रभावशाली है या अंतरजातीय बल ज्यादा प्रभावशाली है? तो हमें पता है कि अरावली की चूंकि हाइट लगातार कम होती जा रही है, तो वहां पे कौन से बल ज्यादा प्रभावशाली है? बहिर्जातीय बल ज्यादा प्रभावशाली है। जबकि मैं बात करूं हिमालय पर्वत श्रृंखला की, कौन सी पर्वत श्रृंखला? हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की हाइट या हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे कौन से बल ज्यादा प्रभावशाली है? यहाँ पे अंतरजातीय बल ज्यादा प्रभावशाली है, किसके मुकाबले? इन बहिर्जातीय बलों के मुकाबले। होगा एक समय ऐसा भी आएगा कि अंतरजातीय बल कम हो जाएंगे प्रभावशाली और बहिर्जातीय बल ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। तो उस समय क्या होगा? हिमालय की ऊंचाई जो आज लगातार बढ़ रही है वो उस समय क्या होना शुरू हो जाएगा? उस समय वो हिमालय की ऊंचाई कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे भी अपक्षय और अपर्दन लगातार आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात थी किसकी? अंतरजातीय बलों की और बहिर्जातीय बलों की।
हमने अंतरजातीय बलों को दो भागों में विभाजित किया। अंतरजातीय बलों को कितने भागों में विभाजित हमने कर दिया? दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से हैं वो दो भाग? तो हमें पता है अंतरजातीय बलों को जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो वो दो भाग आपको देखने को मिलेंगे। आकस्मिक बल जिसको हमने कैटास्ट्रॉफिक कहा था, और दूसरा जिसको हमने कहा था जो धीमे धीमे होता है, इसका नाम है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी का मतलब क्या है? पटल भू पर पटल को क्या कर रहा है? उसका रूप में परिवर्तन कर रहा है। इस प्रकार के बल को आप क्या कहोगे? पटल विरूपणी बल कहोगे। और ऐसे बल जो बहुत तेजी से हो रहे हैं, आकस्मिक कुछ घटनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, इस प्रकार के बल को आप आकस्मिक बल या कैटास्ट्रॉफिक कहोगे और इसको डायस्ट्रॉफिक कहोगे। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आप इस चार्ट को अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भू आकृति प्रक्रिया। इनको हमने दो भागों में बांटा, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, अंतरजातीय बल और बहिर्जातीय बल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज नोट करना, रचनात्मक बल। रचनात्मक बल का मतलब क्या होता है? ऐसा बल जो क्या कर रहा हो? किसी चीज की रचना कर रहा हो, रचना कर रहा हो, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या कर रहा हो? वो निर्माण कर रहा हो। तो ऐसे कौन से बल होते हैं जो किसी चीज की रचना करें या किसी चीज का निर्माण करें? तो ऐसे बल जो किसी चीज की रचना कर रहे हैं या किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं अंतरजातीय बल। वो कौन से बल होते हैं? ये अंतरजातीय बल क्या करेंगे? किसी चीज की रचना करेंगे। वहीं पे मैं कहूँ विनाशकारी बल। विनाशकारी बल मतलब जो किसी की ऊंचाई घटाएंगे, वो कौन से होंगे? बहिर्जातीय बल होंगे। अगर इस भूमि पे कहीं पे भी किसी भी स्थल आकृति का निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे के कौन से बल उसका कारण है? वो है अंतरजातीय बल। और इस स्थल आकृति पे अगर कोई आपको भू परपटी पे कोई भी स्थल आकृति देखने को मिल रही है और उस स्थल आकृति का विनाश हो रहा है, उसकी ऊंचाई लगातार कम हो रही है, तो उसके पीछे कौन से बल जिम्मेदार है? बहिर्जातीय बल उसके पीछे जिम्मेदार है। आगे की और बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि अंतरजातीय बल क्या होता है। हमको ये तो समझ में आया कि अंतरजातीय बल कहाँ पे लग रहे होंगे? पृथ्वी के नीचे से आ रहे होंगे। लेकिन पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है कि वहां से इस प्रकार के बल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, इस प्रकार के बल बन रहे हैं। तो हमें ये पता है कि पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहां क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि और तापमान में कमी होती है तो चट्टान क्या होती है? चट्टानें या तो उनका संकुचन होगा या उनका एक्सपेंशन होगा। तो इस संकुचन और एक्सपेंशन के कारण कुछ बलों का निर्माण होता है। इस प्रकार के बलों को हम क्या कहते हैं? अंतरजातीय बल कहते हैं। ये गतियां पृथ्वी के अंदर किस कारण हो रही है? ऊष्मीय परिवर्तनों के कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या समान दर से तापमान बढ़ता है? तो हमने देखा था नहीं, समान दर से तो तापमान नहीं बढ़ता है। तो क्या हो रहा है? ऊष्मीय परिवर्तनों के कारण चट्टानों में क्या होगा? संकुचन होगा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, या उसका क्या होगा? प्रसार होगा, उसका एक्सपेंशन होगा। और इसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार के बलों का निर्माण होता है? अंतरजातीय बलों का निर्माण होता है। एंडोजेनेटिक बलों का फोर्सेस का क्या होता है? ऑरिजिन होता है। ये दो प्रकार के संचलनों में परिणत हो जाते हैं। अब बल तो बन गया, अब इस बलों के कारण दो प्रकार के क्या होते हैं? संचलन होते हैं। किस दो प्रकार के हो सकते हैं? पहला ऊर्ध्वाधर संचालन और दूसरा क्षैतिज संचालन हो सकता है। और इन संचालनों के परिणाम स्वरूप ही हमने देखा था क्या किनका निर्माण होता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। इन्हीं के कारण हमने देखा था पहाड़ों का निर्माण होता है। तो किस प्रकार के संचलन होंगे? दो प्रकार के संचलन हो सकते हैं। पहला ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्षैतिज संचलन होगा। हमने देखा था एक तो लंबवत संचलन होता है। लंबवत संचलन के कारण किसका निर्माण होता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। और वहीं पे अगर क्षैतिज संचलन हो रहा है तो किसका निर्माण होगा? पहाड़ों का निर्माण होगा। आगे चलें। अब तीव्रता के आधार पर, किसके आधार पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीव्रता के आधार पर हमने अंतरजातीय बलों को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला हमने देखा आकस्मिक बल या आकस्मिक संचलन, और दूसरा बात कर रहे हैं प्लेट विरूपणी बल एवं संचलन। आकस्मिक बल संचलन क्या होता है? आकस्मिक बल या आकस्मिक संचलन ऐसा जो आप अपने जीवन काल में जिसे देख सके। आपने जीवन काल में हिमालय बनता हुआ देखा? तो अगर आप अपने दादाजी से पूछेंगे, अपने पिताजी से पूछेंगे, तो वो भी कहेंगे कि हमने तो बनते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब, और ऐसा भी नहीं कि आज वो नहीं बन रहा है, बन तो आज भी रहा है हिमालय, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिमालय से दूर रहते हैं इसलिए हमने देखा नहीं है। जो हिमालय पे रहते हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो वो भी इस बात को नहीं बता पाएंगे कि हिमालय कब बना, हिमालय कैसे बना, आपने क्या हिमालय बनते हुए देखा है। तो आपने उसको अपने जीवन काल में क्या हुआ, अनुभव उसका नहीं किया। लेकिन आप हिमालय में रहने वाले लोगों से पूछेंगे कि क्या आपने भूकंप का अनुभव किया है, या जो जापान में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे कि क्या आपने ज्वालामुखी का अपने जीवन काल में अनुभव किया है, तो बता पाएंगे कि हाँ हमने ज्वालामुखी देखा है, हमने भूकंप देखा है। तो ऐसी घटनाएं या ऐसे बल जिनके कारण कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप अपने जीवन काल में महसूस कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आकस्मिक बल कहा जाता है या आकस्मिक संचलन कहा जाता है, जिनको आप देख सकते हैं। और ऐसी घटनाएं जो आप अपने पूरे जीवन काल में नहीं देख सकते, जो बहुत धीमे धीमे हो रही है। कैसे हो रही है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे, है ना, धीमे धीमे। तो ये जो धीमे धीमे होने वाले जो भू आकृति जिनकी जो उत्पत्ति है वो काफी धीमे धीमे, काफी स्लो प्रोसेस से हो रही है, उनको क्या नाम दिया हमने, जो क्या नाम दिया, पटल विरूपणी बल उसको नाम दिया। तो दो आधार पे हमने अंतरजातीय बलों को बांटा, पहला था आकस्मिक और दूसरा था पटल विरूपणी। इसमें पूछा जाए कि आप अपने जीवन काल में कौन सा महसूस कर सकते हैं, कौन सा बहुत जल्दी से होगा, बहुत कम समय में होगा, तो आकस्मिक होगा। इसका दूसरा नाम हमने दिया था कैटास्ट्रॉफिक, और पटल विरूपणी को हमने क्या नाम दिया था, डायस्ट्रॉफिक इसको नाम दिया था। पटल विरूपणी बल या पटल विरूपणी संचलन इसको हमने बोला था। तो यह है अंतरजातीय बल। तीव्रता के आधार पर, किसके आधार पर हमने बांटा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने बांटा तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर। और जब तीव्रता के आधार पर हमने अंतरजातीय बलों को बांटा तो कितने भागों में बटा, ये दो भागों में बटा। किस किस में बटा, ये बटा आकस्मिक बल में और दूसरा प्लेट विरूपणी बल में। इसको नाम दिया कैटास्ट्रॉफिक, इसको नाम दिया डायस्ट्रॉफिक। आकस्मिक नाम ही बता रहा है, अचानक से जो हो जाएंगे। अचानक से क्या क्या होते हैं, अचानक से भूकंप होते हैं, अचानक से ज्वालामुखी आते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी किसका उदाहरण है, आकस्मिक का, या मैं कहूं कैटास्ट्रॉफिक का। वहीं पे अगर पटल विरूपणी की बात की जाए, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की बात की जाए, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे महादेश जनन और पर्वत जनन, या जिसको हमने देखा था एपिरोजेनिस और ओरोजेनेसिस। तो इसको, ये बहुत धीमे धीमे होंगे। हिमालय का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, पूरे एशिया का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, तो महाद्वीप का निर्माण हो रहा है तो उसको आप कहोगे महादेश जनन। पर्वत का निर्माण हो रहा है तो उसको आप कहोगे पर्वत जनन। चूंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे होते हैं, तो इसको किस में बांटा जाता है, पटल विरूपणी बल के अंदर इसमें रखा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि हमने अंतरजातीय बलों को क्या कहा था, अंतरजातीय बलों को हमने कहा था ये किस प्रकार के बल होते हैं, ये है रचनात्मक। कैसे हैं, रचनात्मक। या मैं इनको कह सकता हूं कि ये क्या करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं। यही बात हमने करी थी कि पृथ्वी पे किसी भी भू आकृति का निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे कौन से बल जिम्मेदार है, अंतरजातीय बल उसके पीछे जिम्मेदार है। अब ये नाम पढ़िए ज्वालामुखी और नाम पढ़िए भूकंप। क्या भूकंप और ज्वालामुखी से भू आकृति का निर्माण होता है? क्या उससे भू परपटी पे किसी भी प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण होता है? तो आपको पता है कि जो ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी क्या करते हैं, स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि ज्वालामुखी दो प्रकार की स्थल आकृति बनाता है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। इंट्रूसिव हमने पढ़ा था, किस प्रकार की ज्वालामुखी आकृति बनाएगा, इंट्रूसिव अंतर्वेदी और एक्सट्रूसिव बहिर्वेदी। इसका मतलब जब जब ज्वालामुखी होंगे तो किनका निर्माण होगा, स्थल आकृतियों का निर्माण हो रहा है। स्थल आकृति का निर्माण होता हुआ हमको दिख रहा है, जिसमें हमने देखा था भाई शंकुओं का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। या अंतर्वेदी में हमने देखा था बैथोलेथ, फैकोलेथ, लेपोलेथ, लूकोलेथ, सेल, डाइक। किसका निर्माण हो रहा है, स्थल आकृतियों का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब जब जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो स्थल आकृतियों का निर्माण होगा। चूंकि यहाँ पे स्थल आकृतियों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। स्थल आकृति क्या हो रही है, रचनाएं हो रही है उसकी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमने ज्वालामुखी को किस में रखा है, अंतर जातीय बलों में रखा है।
पहली चीज हमको समझ में आई कि ज्वालामुखी को अंतर्जातीय बलों में क्यों रखा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, किसी चीज का निर्माण हो रहा है, किसी चीज की रचना हो रही है। दूसरी चीज के अंतर्जातीय बल में क्यों रखा गया है ज्वालामुखी को, तो हमें पता है कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं या पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न होते हैं। तो हमें पता है संवहन धाराओं के कारण, क्योंकि संवहन धाराएं काफी हद तक जिम्मेदार है किसके लिए, ज्वालामुखी के लिए। तो संवहन धाराएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, पृथ्वी के अंदर देखने को मिलेंगी या पृथ्वी के बाहर देखने को मिलेंगी। तो हमको पता है कि ये तो आपको पृथ्वी के अंदर देखने को मिलेंगी, दुर्बल मंडल पे देखने को मिलती है। ये तो था संवहन धाराएं, हमने पढ़ा था। तो संवहन धाराओं का निर्माण या ये संवहन धाराएं कहाँ पे संचलित हो रही है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर संचलित हो रही है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे इसको हमने कहाँ रखा है, अंतर्जातीय बल में रखा है। अच्छा, ज्वालामुखी क्या ऐसा होता है कि 50 साल में या 100 साल में, ऐसा नहीं होता। ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, या अगर वो एक्टिव है या वो सक्रिय ज्वालामुखी है तो उसमें से उद्गार लगातार होता रहेगा। प्रसुप्त है तब भी उसमें उद्गार तो होता रहेगा, और अगर मृत ज्वालामुखी है तब उसमें उद्गार होना बंद हो जाएगा। तो क्या इसको आप अपने जीवन काल में अनुभव कर सकते हैं, तो हाँ, हम ज्वालामुखी को अपने जीवन काल में अनुभव कर सकते हैं, ज्वालामुखी उद्गार को। तो ये किस प्रकार का होना चाहिए, ये होना चाहिए आकस्मिक। कैसा होना चाहिए, आकस्मिक होना चाहिए, या कहूं कैटास्ट्रॉफिक होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि क्यों हमने ज्वालामुखी को अंतर्जातीय बलों में रखा, और अंतर्जातीय बलों में भी हमने क्यों इसको आकस्मिक बल में, आकस्मिक में या कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में इसको रखा। दूसरी हम बात करते हैं भूकंप की। किसकी बात करते हैं, भूकंप की। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ज्वालामुखी से स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। तो क्या सर, क्या भूकंप से भी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है? देखिए, भूकंप से कोई डायरेक्टली तो स्थल आकृतियों का निर्माण नहीं हो रहा। आप आकर देखेंगे, भूकंप आया, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में आपने भूकंप के झटके महसूस भी करे होंगे। तो जब भूकंप आया तो कोई स्थल आकृति का निर्माण तो नहीं हुआ। तो जब स्थल आकृति का निर्माण नहीं हुआ तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि अंतर्जातीय बल है? तो आप पाएंगे, मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ये कोई पहाड़ है, या ये मैं कहूँ पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ पे इस पर्वत श्रृंखला में यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगी, चट्टाने होंगी। जैसे ही भूकंप आया, वाइब्रेशन हुए, ये चट्टाने कहाँ, नीचे पहुंच जाएंगी। जैसे ही चट्टाने नीचे पहुंचेंगी, यहाँ पे पहले एकदम प्लेन एरिया था, अब एक नई स्थलाकृति देखने को मिल गई। तो एक डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली स्थलाकृतियों का निर्माण तो हो रहा है। तो क्या हो रही है यहाँ पे, रचनात्मक, किसी चीज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अभी इतना ही समझना है ना हमें। आप हो सकता है कि सर हम इसको और डेप्थ में समझाओ, लेकिन जीएस सामान्य अध्ययन के लिए इतनी समझ इसके लिए काफी है। आगे हम ये चीजें बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे ना, क्या होती है लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का आपने नाम सुना होगा, क्या होता है मास मूवमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जीएस के दृष्टि से इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रचना हो रही है, निर्माण हो रहा है, एक नई स्थल आकृति यहाँ पे आपको बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे धीमे धीमे क्या होगा, अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो रचना हो रही है, निर्माण हो रही है, पहली बात तो हमको समझ में आ गया। तो जब रचना होगी और निर्माण होगा तो कौन सा बल जिम्मेदार होना चाहिए उसके लिए, अंतर्जातीय बल उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो हमें पता है कि भूकंप को हम किस में रखते हैं, अंतर्जातीय बल में रखते हैं। अच्छा, अंतर्जातीय बल में भी एक हमने पढ़ा था आकस्मिक होता है। तो क्या भूकंप को आप अपने जीवन काल में अनुभव कर सकते हो? हाँ, भूकंप हमने हाल ही में महसूस किया। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा जीवन समाप्त हो गया पूरा देखते देखते और कोई भूकंप ही नहीं आया। देखो, हो सकता है कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पूरा जीवन आपका निकल जाए लेकिन आपने भूकंप के झटके महसूस ही ना किया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूकंप के झटके आने के लिए आपको पूरे जीवन काल उसका इंतजार करना पड़े। आप अगर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे आपको भूकंप के झटके बहुत महसूस हो जाएंगे। तो हम इसका जीवन काल में क्या कर सकते हैं, महसूस इसको कर सकते हैं। अगर जीवन काल में इसको महसूस किया जा सकता है तो ये कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, ये होना चाहिए आकस्मिक। किसमें होना चाहिए, आकस्मिक, या मैं कहूं ये किसमें होना चाहिए, कैटास्ट्रॉफिक में। तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भूकंप और ज्वालामुखी, हमने ये दोनों कैटेगरी यहां पे क्यों डाली है।
भूकंप और ज्वालामुखी क्यों हमने आकस्मिक बलों में डाला, कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस में इसको डाला है। अब बात करते हैं पटल विरूपणी बल की। पटल विरूपणी बल में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग महादेश जनन, या मैं इसको कहूं एपिरो जेनेसिस। इस नाम की कल भी हम बात कर रहे थे कि जो एपिरोस शब्द है, पूरा शब्द होता है एपिरोस, है ना। एपिरोस जो शब्द है इसका मतलब क्या है, महाद्वीप। जेनेसिस का मतलब जनन या निर्माण। तो अगर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, ऐसे किसी बल जिसके कारण क्या हो रहा है, महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, तो उस प्रकार के बलों को आप क्या कहोगे, एपिरोजेनेसिस कहोगे। उसको क्या कहोगे, महादेश जनन कहोगे। हम बार बार क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, निर्माण होना चाहिए। किसका निर्माण होना चाहिए, महाद्वीपों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, महाद्वीप के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। पहली चीज समझ में क्या बात कर रहे हैं, निर्माण की। तो किस में आएगा, हमें पता लग गया किस में आना चाहिए, अंतरजातीय बल में आना चाहिए। अच्छा, महाद्वीपों का जब निर्माण होता है तो क्या वो एक दिन में होता है? क्या आपने अपने जीवन काल में किसी महाद्वीप को पैदा होते हुए देखा है? क्या आपके दादाजी ने देखा है? क्या आपके पिताजी ने देखा है? तो आप सबका जवाब होगा नहीं, हमने महाद्वीपों का निर्माण होते हुए तो नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि बहुत धीमे धीमे होने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में एक नया महाद्वीप आपको बनता हुआ दिख जाए। तो इसलिए हमने महादेश जो जनन है इसको किस में डाला, ऐसे प्रोसेस में डाला जो कैसे काफी स्लो प्रोसेस है। क्या इसके हमने कोई नाम दिया? तो हमको पता है इसका नाम क्या है, पटल विरूपणी। अच्छा, जब महाद्वीप का निर्माण होगा तो क्या वो भूपर्पटी का जो पटल आपको देखने को मिल रहा है, क्या उसके रूप में कुछ परिवर्तन होगा? तो ऐसे समझिए कि ये आपकी पृथ्वी है, इसका मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से महाद्वीप थे। एक नया महाद्वीप आ गया, एक नया महाद्वीप आ गया, वो ये है। तो क्या इसका जो भूपटल है इसका रूप में कुछ परिवर्तित हुआ? तो हमने देखा कि हाँ, पहले से भी 3 दिख रहे थे, अभी चौथा भी दिख रहा है। तो इसके भूपटल का कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है। तो क्यों इसको पटल विरूपणी कहा जाता है? अब शायद आप समझ पा रहे होंगे क्यों इसको क्या कहा जाता है, पटल विरूपणी। इसके रूप में, इस भूपटल के रूप में क्या हुआ, कुछ परिवर्तित हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूपटल विरूपणी। तो महादेश जनक क्यों अंतरजातीय बल में आता है और क्यों इसको पटल विरूपणी में रखा गया, आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं पर्वत जनन। पर्वत जनन, या इसको और क्या कहा जा सकता है, ऑरो जेनेसिस। ऑरो जो शब्द है इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है पर्वत। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पर्वतों के निर्माण की बात की जा रही है। हमें एक पर्वत के निर्माण के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा कि जो इंडियन प्लेट है जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, कौन सी प्लेट है ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। चूंकि इंडियन प्लेट भारी थी, इसने क्या किया, क्षेपण हो गया, इसका सबडक्शन हो गया किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। और यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, यहाँ पे निर्माण हुआ किसका, हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। पर्वतों का यहाँ पे निर्माण हुआ, हमको समझ में आ गया कि हाँ पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हो रहा है आज भी, हाँ हिमालय का निर्माण आज भी हो रहा है। एक सतत प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, हाँ ये वाली बात भी सही है। तो इसका निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कौन से बल है यहाँ पे, अंतरजातीय बल है। किसका निर्माण हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो पर्वत जनक बल है। तो यहाँ पे, और ऐसा नहीं है एक दिन में हो गया, कैसा प्रोसेस है, काफी स्लो प्रोसेस है। तो इन सब के कारण किस में रखा गया इसको, इस सब के कारण इसको पर्वत जनन में रखा गया है। तो आशा करता हूं कि ये जो चार्ट है जो आपको सामने दिख रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे महादेश जनन
और पर्वत जनन क्या होता है? इस पर्वत जनन जब हम देखेंगे क्षैतिज रूप से जब कार्य कर रहा है या लंबवत रूप से जब कार्य कर रहे हैं बल, तो महाद्वीपों का निर्माण कर रहे हैं और पर्वतों का निर्माण कर रहे हैं। पर्वत कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सब चीजें हम कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो क्लास की PDF है वो आपको पता है कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं फिर से आपको ये बात रिमाइंड करा देता हूँ कि 24 अप्रैल को आपको शाम को 6 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आपको ध्यान से बैच में एनरोल करना है। ध्यान से मतलब आपको जरूर से कोड यूज करना है MB लाइव, और जैसे आप कोड यूज करोगे MB लाइव, प्राइस रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी? मात्र 18,999 रुपए में। तो जल्दी से एनरोल कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है? नोट्स बनाने, रिवाइज करने तथा अपना ध्यान रखना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।